तो गुड मॉर्निंग। पुराण बता दिए थे। पुराणों की कुल संख्या कितना? 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है? 18। पांचवा वेद किसे कहा जाता है? पुराणों को पांचवा वेद कहा जाता है। सारे पुराण को मिला देंगे तो पांचवा वेद की बराबरी करे। पुराणों में प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। बताइए तो विष्णु पुराण में किस वंश की है? मत्स्य पुराण में 7 वाहन। वायु पुराण में बताइए वेद और वेदांग पढ़ाने वाले टीचर को उपाध्याय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपाध्याय कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब देखते हैं हम लोग पुराणों की कुल संख्या कितनी थी? 18। इसके बाद देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, उपनिषद। क्या चीज? उपनिषद। उपनिषद की कुल संख्या 108, लेकिन 108 का मान्यता प्राप्त नहीं है, मान्यता प्राप्त 13। तो उपनिषद की कुल संख्या, टोटल उपनिषद, उपनिषद उपनिषद जो है 108 में से मान्यता प्राप्त कितने को? 13 को। सभी को मान्यता नहीं प्राप्त है। मतलब डिपेंड करता है कितने को पूरी तरह से उसका रिसर्च हो चुका है, उसका पूरे पार्ट मिल चुका है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मान्यता प्राप्त कहेंगे। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। किसी को दिक्कत? गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया को हम लोग उपनिषद कहते हैं। पहले तो लोग गुरु के समीपे बैठ के ज्ञान प्राप्त करते थे। माइक थोड़े होता था कि दूर बैठ के ज्ञान प्राप्त कर लेगा। अभी वो दूर बैठ के इतना दूर ज्ञान प्राप्त किया किसी को पता नहीं है। आप समझ में? अभी हॉल नंबर ऊपर देखेंगे 1 में, उसमें 1500 का वो अपना पड़ रहा है। उधर 15 नंबर हॉल अभी नया लिया गया है, उसमें पूरा भरा हुआ है। बाकी नई बिल्डिंग के ऊपर 4 फ्लोर, इस पे पूरा लड़का भरा हुआ है। सब क्या है? ज्ञान प्राप्त कर रहा है। लेकिन उस समय जनसंख्या कम थी, इसलिए गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त कर सकते थे लोग। और उस समय का जो ज्ञान था वो एग्जाम निकालने के लिए थोड़ी था, वो रहस्यमय ज्ञान था। वेद पुराण मंत्र इत्यादि के उच्चारण में था। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो उस समय का जो ज्ञान था वो रहस्यमय ज्ञान था। तो ऐसे कहा जाता है कि गुरु के समीप बैठकर रहस्यमय ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठ के रहस्यमय, उस हिसाब से देखिएगा तो ये अगवा वाले 2-4 ठो हैं सब। ये सब क्या है? सब उपनिषद। हाँ, ये आप लोग क्या है? उपनिषद। आपका बड़ा बाल, कोई दिक्कत? तुम इतना डरा क्यों रहते हो? पूरा डरा रहता है बेचारा। हाँ, शांत रहता है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तुम लोग काय देखती है? नींबू मिर्चा एक तो लड़का सबके ओर टांग देना वहां पे, सुन रहे हो? वहां पे लाइन से। अच्छा, यहाँ पे। हाँ हाँ, यही बीचे में इसे टांग देने लगा। यहाँ पे जितना इधर से बुरा नजर जाएगा खटाक से वापस चल जाएगा। दीवार बना दे तो, लेकिन तुम लोग नजर लगाना नहीं छोड़ेगी लोग। दीवार बना दे, ठीक है, मारो तो बबनी उसको, बबनी एक लात मार उसको, इसे मार दो उसको। रास्ता का ही रोक के बैठ जाता है। मार दो बबनी उसको। बैच की लड़की सब सीधा साधा है, सब कुछ कुछ मिल जाएगी सब, ना तो मारियो देगी सब तुमको। बैठ जा रहा है उसके रास्ते में बैठ के। बर्लिन की दीवार बना देते हैं, सब मंजूर, लेकिन ये सब उससे अच्छा है कि तुम ही लोग सुधर जाओ। लेकिन ना, जहां देखिए किसी कोई लड़का पढ़ने में ठीक है, हे भगवान सब नजर गुजरे करे लग जाए। जो बर्लिन की दीवार टूट गया था, ये भी तोड़ देगी सब। बीच बीच में अघोरी बैठा दीजिए। अरे वो तो बहुत बाबा जो होता है, मणिकर्णिका घाट जाएंगे ना बनारस में, तो बहुत चीता के राख से अपने शरीर पे लगाते रहते हैं। उस सब लोगों को दुनियादारी से मतलब है, खत्म हो जाता है।
तो हम लोग उपनिषद समझ गए। गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद। बताइए तो आप लोग उपनिषद में आएंगे? यानी अगर माइक उतार के पढ़ाए तो पासवे वाले को सुनाई देगा। तो उतार ठीक है। अरे वो माइक लेके उपनिषद से आदमी ज्यादा लड़कों को नहीं पढ़ा पाएगा, नहीं समझे? कौन बोल पाएगा इतना? तो अभी उपनिषद का जमाना गया। अभी इतना सिलेबस है, अपना सिलेबस देखा जाए। सर ऑनलाइन वाला तो कभी उपनिषद नहीं हो सकता है। ऑनलाइन वाला तो पॉसिबल ही नहीं है उपनिषद में। तो उपनिषद बहुत बड़े हैं, इनकी संख्या 108। बहुत अच्छा हुआ कि 13 को मान्यता प्राप्त है। बहुत अच्छा हुआ यहाँ पे। बस आदमी को इतना ध्यान रखना है, कुल उपनिषद 108। अगर 108 का 108 शुद्ध रूप से मिल जाता, 13 का टोटल पाठ पूर्जा मिला हुआ है। मतलब बाकी सबका किसी का पहला चैप्टर मिला तो 8वां नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो कहा गया भाई अब इसका पूरा ही नहीं मिला। ठीक हुआ, नहीं मिला। 108 अगर मिलता तो कोनो ना कोनो से क्वेश्चन ले आके पूछ देता। अभी क्या है, 13 को 2-4 को में फेमस है, जिसमें मुंडकोपनिषद सबसे फेमस है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते लिखा। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। लेकिन यह कितना समय लेगा इस पे भी डिपेंड करता है। बहुत देर से यदि खाना खाएंगे तो खाना भी खराब हो जाता है। स्वादिष्ट भोजन भी बहुत ज़्यादा देर कर दीजिएगा तो खराब हो जाएगा। अब खूब 56 भोग बनाए हैं, 3 दिन बाद खाइएगा तो रहेगा, खराब हो जाएगा। उसी तरह सत्य भी है, बहुत जल्दी मिलना चाहिए। तो देर से मिला न्याय क्या होता है? अन्याय होता है। तो हमारे देश में ना बहुत सारी चीज़ें अधूरी बता दी गई। सत्य में हो जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। पूरा बतिया बताओ, यदि समय से मिल जाए तो लिमिटेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ देखिएगा, अगर न्यायपालिका में कोई चला गया तो जब तक फैसला आता है तब तक उसके हाथ पैर पे झुर्रियाँ पड़ चुकी रहती। क्या करेगा उस फैसले का लेकर? किसी के 1 कट्ठा खेत के लिए विवाद हो गया, सपोज कीजिए, जब तक फैसला आएगा ना, वो जितना का जमीन था उतना में पैसा झोंक चुका होगा वो, तारीख मुकदमा। और वकीलों का तो स्वर्ग कहा जाता है। 2-4 वकील लोग आजकल ऐसा काम कर रहे हैं, लोग उसको कानूनी दाव पेश पता है, बीच में अटका देगा। अब भारत के वकील कितने विद्वान हैं, आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि निर्भया जैसे केस में इन्होंने 10 साल खींच दिया। निर्भया से भी भयानक केस होगा यहाँ पे। तो बात देखिए, बात इसकी नहीं है कि सही गलत क्या, बट इतना देखिए कि वकील सब कितना नॉलेज लेके बैठा है। तो वकील लोग इतना ना पढ़ लिया है ना कि जज को डेली 2 नियम बता देता है। जज साहब देखिए, आप नहीं पढ़े थे, देखिए यहाँ पे है ये वाला, देख लीजिए आप। बहुत ज्यादा दिक्कत हो। तो मुंडकोपनिषद में किसकी चर्चा है? सत्य में हो जाए तो उसी में आप देखिए, पढ़िए, एक तो कठोपनिषद मिलेगा। मिला कठोपनिषद? बताइए, कठोपनिषद में यम और नचिकेता। कठोपनिषद में यम और नचिकेता, यम और नचिकेता 2 कहानियां हैं, यम की और नचिकेता की कहानियां हैं। किसमें? कठोपनिषद में। सत्य में हो जाते, मुंडकोप, सत्य में हो जाते लिखा है मुंडकोप। यम और नचिकेता की कहानी कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। किसमें? कठो। आप एक और देखिए, जालोपनिषद होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश। मिला जालोपनिषद? तो ब्रह्मा विष्णु महेश जालोपनिषद। नहीं मिला? इसमें तो 4 आश्रमों की भी चर्चा है। जैसे अभी आप लोग जो है ना, आप लोग अब सन्यासी जीवन में, अभी सन्यासी नहीं है आपका, ब्रह्मचर्य में है। ब्रह्मचर्य के बाद आप जाएंगे गृहस्थ, गृहस्थ में। अभी आप किसमें है? गृहस्थ में। उसके बाद जाएंगे वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद चल जाएंगे सन्यासी। तो बताइए, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। कठोपनिषद में यम और नचिकेता। जालोपनिषद में ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिमूर्ति की चर्चा है और जीवन के 4 खंड की चर्चा है।
5 वर्ष तक आप बालक रहते हैं, उसके बाद अगला 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य रहते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, फिर उसके बाद 25 साल तक आप गृहस्थ में रहते हैं, फिर 25 साल वानप्रस्थ में रहते हैं, उसके बाद सन्यासी हो जाते हैं। इसमें जालोपनिषद समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कठोपनिषद समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुंडकोपनिषद समझ में आ गया? किसी को दिक्कत मुंडकोपनिषद में? अब देखिएगा श्वेता स्वरूपनिषद लिखा है, आप में नहीं लिखा है श्वेता स्वरूपनिषद? क्या लिखा है? श्वेता स्वरूपनिषद। सबको मिल गया? सत्यम शिवम सुंदरम होगा, श्वेता स्वरूपनिषद। सीक्वेंस हम मतलब इसमें सीक्वेंस कुछ और है, हम सीक्वेंस कुछ और, याद रखने से मतलब है। सत्यम शिवम सुंदरम, श्वेता स्वरूपनिषद में सत्यम शिवम सुंदरम गीत है ये पूरा, सत्यम शिवम सुंदरम। एक तो मूवी भी आई थी, हीरोइनिया एक ओर से मतलब जल जाती है, एक ओर से बाढ़ और सब आ जाता है उसमें, पूरा गाँव में दह जाता है। अब तैयो गाना गाता पुलवा पे चढ़ के बीचवा में। खैर पहले जमाने की फिल्मों में कहानियां खूब रहती थी, आजकल की फिल्म में उतना कहानी नहीं रहता। सत्यम शिवम सुंदरम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो बताइए श्वेता स्वरूपनिषद में किसकी चर्चा? सत्यम शिवम सुंदरम। कठोपनिषद में यम और नचिकेता, इसी में ओम शब्द की भी चर्चा है। किसकी चर्चा है? ओम शब्द की भी शब्द की चर्चा। बृहदनारायण उपनिषद 9वें से है। बृहदनारायण मतलब सबसे बड़ा है। बृहदनारायण उपनिषद सबसे बड़ा और प्राचीन है, सबसे बड़ा और प्राचीन है। बृहदनारायण उपनिषद सबसे बड़ा और प्राचीन है। जब सबसे बड़ा पूछ रहा होगा तो सबसे छोटा भी पूछेगा। सबसे लास्ट में देखिए आपने आलोपनिषद, आलोपनिषद लिखा है, सबसे बाद में जोड़ा गया। इसकी रचना किसके समय हुई थी? अकबर के। सबसे बाद में आलोपनिषद, सबसे बाद में आलोपनिषद, सबसे पहला बृहदनारायण उपनिषद, सबसे बड़ा बृहदनारायण उपनिषद, सबसे बड़ा बृहदनारायण उपनिषद, सबसे बाद में आलोपनिषद। यम और नचिकेता, यम नचिकेता कठोपनिषद। आप सारा उपनिषद भूल जाइएगा लेकिन मुंडकोपनिषद नहीं भूलिएगा, क्योंकि भारत का जो सत्यमेव जयते कहां से है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते, कब जयते? समय जरूरी होना चाहिए सत्यमेव जयते के चक्कर में। उस तरह सत्य देखिएगा तो पता चला पाकिस्तान हम ही लोग का है, नहीं है सत्य। सत्यमेव जयते, सच तो ऐसा है कि आप लोग का पूरा सच बोल दिया जाए तो घर भगा दिया जाएगा आप लोग को घर से। नहीं समझ में आया? हाँ, जिला से भगा देगा। अरे बाप रे बाप, ऐसा नहीं सन कांड करके रखा। हम कह रहे हैं कि अगर तुम लोग का सच बता दिए तो घर वाला भगा देगा, तो कह रहा है कि हमारा तो जिला वाला भगा देगा। हाँ, लड़की लोग का हम गलत बोल रहे हैं, इसलिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। लास्ट में आप कोसती है वैकेंसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप लोग भी सीरियस होकर रहा कीजिए, पढ़ाई सीरियस कीजिए। 2 बजे तक फोन पे बतिया के यहाँ क्लास में आके सूझ जाती है सब। जितना 2 बजे तक बतियाता है सब अभी डेमो दे रहा है सब। नहीं जान, खूब तारीफ करेगा। अरे 10-15 मिनट बतिया के छोड़ दो, खत्म कहानी। पूछ लो यहाँ पे बीमारी से हमारी हार्ट बीटिंग सब ठीक ठाक है ना, बीपी, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट सब ठीक ठाक, कलर ब्लाइंडनेस कोई दिक्कत नहीं, जॉन्डिस, टाइफाइड, पीलिया, कोरोना, इस्नोफीलिया सब ठीक ठाक। हाँ, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई हो गया, खत्म। ओके, लेकर लपेटेगा 1.5-2 घंटा बतियागा तो। समझदार आदमी इतना लंबा बात कर पाएगा जी? बढ़िया बात इतना ज्यादा थोड़े होता है। आप लोग अपना समय बर्बाद ना करें, समझ में आ गया? इस सब के लिए सरकार आपको समय देती है। जब आपका जॉब हो जाता है ना तो ज्वाइनिंग में 3-4 महीना का टाइम होता है। किस लिए दिया जाता है? समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, सब कुछ फाइनल हो जाएगा, आपको सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर 3-4 महीना क्या देगा? टाइम देगा। क्योंकि इस 3-4 महीना में हाय छोटको हंस रहा है। नहीं नहीं, अभी बहुत छोटा है बाबू, 11th में, अभी पढ़ाई पे एकदम ध्यान देना बाबू, ठीक है?
ज्यादा देर 1-1.5 साल एकदम दबा के मेहनत कर दो, उसके बाद रिवीजन करते रहना। शुरुआत में देखिए, रेस जीतने का एक सबसे आसान तरीका ये होता है ना कि अगर लंबी दूरी की रेस है, जैसे एजुकेशन तो आपकी लंबी दूरी की रेस है, तो लंबी दूरी की रेस में एक फायदा होता है ना, थोड़ा सा स्टार्टिंग में एज ले लीजिए, 2-4 राउंड एक्स्ट्रा मार दीजिए। जैसे मान के चलिए कि 40 किलोमीटर की दौड़ है, तो शुरुआत के 5 किलोमीटर ना थोड़ा सा बाकियों से अगर आगे निकल जाएंगे ना, तो आपका मनोबल जीता देगा आपको। अरे सजरत नहीं, अभी पीछे है, आराम से चलते हैं, आओ आओ आओ, फिर तो इनसे दब देते हैं, नहीं समझे? तो थोड़ा सा क्या ले लेना है, एज ले लेना है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। 3-4 महीना में क्या होगा सर? ये बेचारा पक्का काला लड़का होगा। ये 3-4 साल में लात खाया होगा कई जगह, जहां जहां जाता होगा लात खाता हो। ज्वाइनिंग के बाद इतना दिक्कत नहीं होता है, ज्वाइनिंग के बाद टेंशन ही नहीं है। अरे उस पे बस आप लोग को ऐसे सटा लेना, हमारा ज्वाइनिंग है, टू लेट, जगह खाली है, ऐसे साट देना है, आप कोई दिक्कत नहीं होगा। बस जाके पूछ देना ना, हमारा ट्रेनिंग के लिए ना लबासना बुलाया है, देखो ना यहाँ पे कहाँ है, ये उत्तराखंड में, मसूरी, नहीं समझ, देखिए अब ये में देखने वाली है, आप दूर तक, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे आपको, रिसर्च करके नंबर लीजिए, हम तो सब समझा देंगे। इसलिए पहले आपको क्या करना है, तपस्या, गुरु के समीप बैठ के क्या लेना है, ज्ञान प्राप्त, तब जाके दूसरे के समीप बैठिएगा। नहीं समझे? अभी तो तुम लोग गुरुए को साइड करके समीप बैठ जाता है, उनने जाके कहां से होगा? तुम लोग बिना नाश्ता मत चिल्लाओ, लोग पता चल जा रहा है देह में दम नहीं है, इसे किडनी उडनी फेंक देगा तुम लोग बाहर। सबसे बड़ा उपनिषद बृहन्नारायण उपनिषद, सबसे बड़ा बृहन्नारायण, सबसे बाद में अलोपनिषद, यम नचिकेता, कठोपनिषद, ओम शब्द की चर्चा, हाँ कठोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेता स्वरूप न्याय उपनिषद, सत्यम शिवम सुंदरम, जालोपनिषद, ब्रह्मा विष्णु महेश, 4 आश्रम की चर्चा, 4 आश्रम की चर्चा। टोटल उपनिषदों में कितने मान्यता प्राप्त हैं? कितने उपनिषद मान्यता प्राप्त? हाँ, एनी प्रॉब्लम? उपनिषद समझ में आ गया? अब एक ही बार फास्ट पूछा जाए, बताइए वेदनारायण उपनिषद की विशेषता, सबसे बड़ा, कठोपनिषद, यम नचिकेता, मुंडकोपनिषद, श्वेता स्वरूपनिषद, जालोपनिषद, आलोपनिषद, सबसे बाद अकबर के समय। किसी को दिक्कत? बताइए उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त, गुरु के समीप बैठ के क्या करना है? ज्ञान की प्राप्ति करना। एक पुस्तक होता है आरण्यक बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं? आरण्यक, आरण्यक, उसे जंगल में रचना किया जाता है। जिस पुस्तक की रचना जंगल में की जाती है उसे आरण्यक, आ मतलब नहीं, रण्य मतलब जंग, युद्ध, जंग, रण मतलब क्या होता है? युद्ध, जहां युद्ध नहीं लड़ा जा सके, आरण्यक, यानी जंगल में युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, तो उसे क्या कहा है? आरण्यक। तो जंगल में युद्ध लड़ सकते हैं, तो बताइए आरण्यक, जिस पुस्तक की रचना जंगल में की गई उसे क्या कहा गया? आरण्यक, आरण्यक। ऋग्वेद के बहुत सारे हिस्सों की रचना जंगल में हुई, उसमें भी आरण्यक है। जैसे अभी हम आप लोग को पढ़ाना चालू कर दे जंगल में, तो क्या हो जाएगा? आरण्यक। जंगल में पढ़ाना चालू करेंगे तो आरण्यक हो जाएगा। तो जिस चीज की रचना जंगल में की जाती है उसे क्या कहते हैं? आरण्य। अर्थरवेद के किसी भी हिस्सा को जंगल में नहीं लिखा गया है, बल्कि राजा महाराजा के देख रेख गुरुकुल वगैरह में लिख दिया गया है, न कि उसे जंगल में बैठ के ऋषि मुनि ने लिखा है। तो अतः अर्थरवेद का कोई आरण्यक नहीं है। बाकी ऋग्वेद का कुछ ना कुछ हिस्सा कहाँ लिखा गया है? जंगल में। अब कोई ऋषि ये कह रहे हैं कि हम जंगले से नहीं निकलेंगे, तो भैया आप जंगले में लिख के भेज दीजिए पीडीएफ। नहीं समझ में आया? उस समय पीडीएफ तो होता नहीं था उसमें। हाँ देखिए ध्यान से समझते हैं।
देखिए उपनिषद वगैरह जो है इसमें गुरु के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्त करना था। यहाँ पे इसमें पहले ना ब्राह्मण के पास क्या रहती थी, शिक्षा रहती थी। और उपनिषद आने के बाद यह शिक्षा धीरे धीरे किसके पास पहुंची, राजपूतों के पास पहुंच गई। समझा गया कि नहीं, वो लोग भी मतलब गुरु के आश्रम चले जाते थे, पढ़ना चालू कर देते थे। धीरे धीरे भी शिक्षा सबके माध्यम तक पहुंचने लगी। नहीं तो शुरुआत में शिक्षा किसके पास सीमित थी, ब्राह्मण के, किसके पास, ब्राह्मण। बाद में कहाँ तक पहुंचने लगी, राजपूतों के पास, फिर धीरे धीरे फॉरवर्ड के पास पहुंची। ऐसे करते करते अभी के समय में शिक्षा जो है वो अमीर और गरीब में बढ़ चुका है। अमीर और गरीब में, अमीरों के पास की शिक्षा अलग है, गरीबों के पास की शिक्षा अलग है। अब हम लोग आगे बढ़े, उपनिषद समझ में आ गया। बाकी आप लोग को ये नीचे देखते रहिएगा, उपनिषद मूल रूप से दर्शन पर आधारित है। दर्शन मतलब समझते हैं, हाँ, फिलॉसफी, अपना सिद्धांत। जब आप अपना सिद्धांत देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, फिलॉसफी। अपना सिद्धांत देंगे तो क्या कहेंगे, फिलॉसफी कहते हैं। उसी पर आधारित रहता है। ऋग्वेद के उपनिषद, कठोपनिषद वगैरह याद रखें। अगला हम लोग देखते हैं क्या चीज, प्रमुख साहित्य, स्मृति साहित्य। देखिए प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि हुए हैं, प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि हुए हैं, प्राचीन काल के ऋषि मुनि, चलिए समझिए, प्राचीन काल के ऋषि मुनि जो अपना साहित्य दे के गए हैं उसे क्या कहा गया है, स्मृति साहित्य। प्राचीन काल के ऋषि मुनि ने जो साहित्य दिया है उसे क्या कहा गया, स्मृति साहित्य। प्राचीन काल के ऋषि मुनि जो साहित्य देते उसे क्या कहा गया, स्मृति साहित्य। कोई दिक्कत है, स्मृति साहित्य में एक याज्ञवल्क्य स्मृति है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, भले कर्जा लेके खुश रहे लेकिन खुश रहना चाहिए। मतलब व्यक्ति को हमेशा क्या रहना चाहिए, खुश रह। ये बताओ, कर्जा लेके खुश रह पाइएगा? लेकिन उस समय हो सकता था कि कर्जा लेने के बाद लोग छोड़ देते थे। आज कर्जा ले लीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो लोग ओरहन देने लगेंगे। और कुछ लोग तो कर्जा लेने के बाद देवे नहीं करता है। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इधर उधर बचने लगता है सब। यहाँ पे कुछ होता है सब यहाँ पे, और अपने को बहुत होशियारे समझता है सब। देखिए जिसको आदत लग गई ना कर्जा लेने की, वो कभी आगे नहीं जाएगा। देखिए एक होती है मजबूरी में लोग कर्जा लेता है, कभी ले लिया, कभी इमरजेंसी में। आप अपने आसपास में देखिए कुछ शौकिया होता है सब, है। और हम बिहार में क्या है ना, कर्जा को, लोन को लोग इनकम समझ जाता है। अरे भाई वो लोन है, लोन मतलब जिम्मेदारी लौटाना है, इनकम नहीं है। तो कर्जा लेके आएगा उसको लगेगा बहुत बड़ा इनकम हो गया। आप थोड़ा ये सब चीजें आजकल तो कोई एप्लीकेशन आ गया कर्जा देने वाला, उसके चक्कर में कई लोग सुसाइड कर लिए। लोग होता है बेचारा कभी कभी ये लोग। याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य में कई बातें हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य में किसकी चर्चा है, मतलब व्यक्ति को खुश रहने है, सुखी रहो एकदम, चाहे जैसे खुश रहना है। कर्जे लेके घी पियो लेकिन क्या रहो, खुश रहो, एकदम ठीक ठाक से रहो, ज्यादा शरीर को टेंशन देने की जरूरत नहीं है। तो अलग अलग ऋषि लोग आए, अपना अपना सिद्धांत देके चल गए। स्मृति साहित्य में सबसे प्रमुख स्मृति साहित्य मनु स्मृति। इस मनु स्मृति को किसने लिखा, मनु ने लिखा। ये कानून के संबंधित पहली पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक, मनु स्मृति। मनु स्मृति में सारा नियम कानून कहा गया है। मनु स्मृति में ज्यादा अधिकार बड़े जाति के लोगों को दिया गया है, छोटी जाति के लोगों को कोई अधिकार इसमें विशेष नहीं है, महिलाओं को भी अधिकार नहीं है। इसलिए देखिएगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मनु स्मृति का विरोध करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। भारत में जाति व्यवस्था अच्छी चीज नहीं है, लेकिन ये घर कर चुका है जाति व्यवस्था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लोग भले कह दे कि जाति व्यवस्था खत्म हो गई, जाति व्यवस्था का ये दिखाने के लिए खत्म हो गई। एक ऊंचे जात का व्यक्ति नीचे जात के व्यक्ति से शादी करना नहीं चाहता क्योंकि उसको हीन समझता है। ये गलत बात है। आप किसी भी जाति के रहेंगे, आपका शिक्षा किस माहौल में है। लोग शिक्षा को समझते हैं नहीं, गरीबी। देखिए गरीबी अपने साथ 10-15 बीमारी एक्स्ट्रा लेके आती है। जैसे किसी का पैर तोड़ दीजिए तो दिखेगा कि पैर टूटा है, अब उसमें कैल्शियम की कमी हो जाएगा, टेढ़ होके चलेगा, बुखार लग जाएगा, उसको दर्द होगा। ये दर्द, बुखार, कैल्शियम की कमी, पैर में सूजन, ये सब फ्री में है। मेन बीमारी क्या है, पैर टूट गया उसका। उसी तरह गरीबी ऐसी बीमारी है ना कि एक बार अगर आपके घर में घुस गया ना तो फिर आपको हर तरफ से नाश देगा, आपको हर ओर से नाश देगा। सबसे पहले आपका रिश्तेदार वगैरह आपसे कन्नी कटा लेगा, फिर आपको लगने लगेगा पूरी दुनिया है मतलबी है, ये है वो है।
फिर आपको धीरे धीरे समाज से कटिएगा, शिक्षा से कटिएगा, फिर आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं रहेगा, आपकी पूरी टोली उसी टाइप की बन जाएगी। फिर आपको धीरे धीरे आप समाज से कट जाएंगे तो अच्छे जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। फिर छोटे मोटे जगह पे आपके बाल बच्चे रहेंगे, वो खैनी बनाना सीखेगा, दारू पीना सीखेगा, गुटखा खाना सीखेगा, यही सब सीखेगा यहाँ पे। अच्छे स्कूल में आपका दाखिला नहीं होगा, फिर स्कूल में भी देखेंगे, सरकारी स्कूल में चल जाएंगे, मास्टर महीना में 4 दिन आएंगे, 4 दिन नहीं आएंगे। तो एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। यानी एजुकेशन मतलब ओवरऑल देखेंगे तो पैसा, आप देखिएगा अमीर इंसान चाहे जिस जाति का हो, उसका लाइफ स्टाइल एक जैसा रहता है। समझ में आएगी नहीं आ गया? अब शाहरुख खान और अक्षय कुमार दोनों अमीर है, दोनों की जाति और धर्म अलग है, बट लाइफ स्टाइल सेम है। अब कोई बेचारा सब्जी बेच रहा है, वो चाहे मुस्लिम है चाहे हिंदू है, चाहे बड़े जात का है चाहे छोटे जात का है, उसका लाइफ स्टाइल सेम हो जाएगा। यहाँ पे क्या सोचते हैं, क्या अलग हो जाएगा? नहीं होगा यहाँ पर। तो गरीबी और अमीरी, भारत में 2 ही जाति है, एक गरीबों की है और एक अमीरों की है। गरीबों की अपनी समस्या है, अमीरों की अपनी समस्या। अमीर सोचता है सड़क खाली मिले, धड़धड़ा के 4 व्हीलर लेके निकल जाए। गरीब सोचता है कि इतना बिजी सड़क किया, भाई बड़का गाड़ी लेके घुसला भी ना, क्या जरूरत था। दोनों एक दूसरे को नहीं समझते हैं कि भाई गड़िया लेके नहीं जाएगा तो उड़ के जाएगा। तो सबकी अलग अलग समस्या है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी जाति के हैं तो आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। आप अगर अमीर हैं, अब अक्सर देखिएगा शुरुआत में क्या था, बड़ी जाति के पास ही जमीन थी तो खेती उन्हीं के पास हो जाती थी, जमींदारी उन्हीं के पास हो जाती थी, शिक्षा उन्हीं के पास हो जाती थी। तो एक खानदानी दर खानदानी उनके पास क्या हो जाता था, पैसा आते जाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अब आप किसी भी जाति के हों, लेकिन थोड़ा एक बार पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, सब जाति निकाल देगा नीचे। यहाँ पे कई बार जाति की लड़ाई हो जाती है। एक बार हुआ था कि मतलब कुछ हाई कास्ट वाले लोग लो कास्ट के किसी लोगों को मार दिए थे लोग। इत्तेफाक से उस एरिया का जो एसपी था ना, वो भी शेड्यूल कास्ट से था। अब नाप दिया, वो बढ़िया से नाप दिया, अच्छा किया। आप किसी को गलती के लिए सजा दीजिए, उसकी जाति मजहब के नाम पे क्यों सजा दे देते हैं? किसी को परिवार चुनने का अधिकार थोड़े होता है कि हम किस परिवार में जन्म लेंगे, किस जाति में जन्म लेंगे, ये उसका अधिकार नहीं है। अगर कोई अपराध किया है, चोरी डकैती किया है, किसी का घर लूट लिया है, सजा दो ना यार, जो सजा देना है दे दो, मंजूर है। उस समय अच्छा भी लगता है, मारो चोरा को कभी कभी। अब दामिनी के हत्यारों को लोग सड़किया पे फांसी दे देता तो सोचो हम भी जाते हैं, हम रस्सी खींच दो, नहीं चल जाता आदमी। लेकिन किसी को जाति की वजह से मार देता है, वो थोड़ा सा क्या होता है, खराब लगता है। तो मनुस्मृति का बहुत जगह क्या हो जाता है, विरोध होता है, क्योंकि इन्होंने ना शिक्षा को किसी जाति तक ही क्या कर दिया था, सीमित कर दिया था। शिक्षा को किसी जाति तक सीमित नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जितने जाति के लोग हैं, जिन्हें अगर आपको कोई जाति समझ के हीन बोलता है, तो आप अपने नाम के आगे वही टाइटल लगा लीजिए जिसका बहुत ज्यादा वर्चस्व है। टाइटल लगाने पर तो कोई रोक टोक नहीं है। आपकी जाति आपके नाम के बाद के टाइटले पे दिखती है ना, तो आप जहां पढ़ रहे हैं टाइटल लगा दीजिए अलगे टाइप का। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक जब तक आप सक्सेस नहीं हुए हैं। एक बार सक्सेस हो गए तो अपनी जाति पे ही रहिएगा। कभी इस विरोध मतलब अपनी जाति पे नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में भी आपको रहना है, सब चीज देख के चलते रहना है। यहाँ पे आगे बढ़े तो याज्ञवल्क्य स्मृति का कोई खास चर्चा तो है नहीं, लेकिन मनुस्मृति की बहुत चर्चा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मनुस्मृति में कहा गया है कि जीवन को 16 संस्कारों में बांटा गया है। जब कोई बच्चा अपनी माँ की पेट में आता है तो उसे गर्भधारण संस्कार कहते हैं, उसे पहला संस्कार कहते हैं। जब माँ के पेट में आता है तो क्या हो जाता है, गर्भधारण संस्कार। और हर संस्कार का मनुस्मृति में चर्चा है कि अगर माँ के पेट में है तो माँ को कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये सब चीजों की चर्चा। ऐसे 16 संस्कार की चर्चा है। तो ये बताओ, हम 16 संस्कार पढ़ाएंगे आपको। ऐसे ही जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका एक अलग संस्कार है, जनेऊ होता है तो उसका एक अलग संस्कार है। अब देखो बताओ, जनेऊ तो सबका होगा नहीं, ब्राह्मण लोगों का ना जनेऊ होगा। अब बताइए, कोई अगर शूद्र जाति का है उसका जनेऊ होता है कि नहीं? मतलब SC ST का जनेऊ होता है। अब बताइए, उसका तो एगो संस्कार है, जनेऊ एगो संस्कार है, उसके मुंह रोक लगा दिया गया। तो अंतिम संस्कार जो होता है उसे कहते हैं दाह संस्कार। दाह संस्कार को क्या कहा? अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार कौन सा संस्कार है? 16वां। तो टोटल कितने संस्कार है? कितने संस्कार है? 16 संस्कार है। कितने संस्कार है? 16। गर्भ धारण चौथा संस्कार है, पहला, और दाह संस्कार 16वां। तो आप उसे 16वां कहिए या अंतिम संस्कार कहिए। तो सुनते होंगे लोग कि कहते हैं अब इनका अंतिम संस्कार है, सुने हैं कि 16वां संस्कार है।
16वां बोलता तो जीके का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। टोटल कितने संस्कार? 16 संस्कार है। आगे बढ़ जाएं तो बताइए ध्यान से, मनु स्मृति में कितने संस्कार की चर्चा? 36 स्मृति साहित्य में सबसे प्रमुख स्मृति साहित्य कौन सा है? मनु स्मृति। किसमें? मनु स्मृति। मनु स्मृति में है आप। इसमें विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 साल तथा लड़की की आयु 12 साल। पुरुष का 25, लड़की आधा का अंतर। अभी सारे लोग को साइड कीजिए, भारत का संविधान रहेगा, लड़की के लिए आयु कितनी निर्धारित कर दी गई? वर्तमान में 21 साल। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर कोई 21 साल से पहले भी शादी कर लेता है तो उसे सजा का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन चीजों को समझिए, डायरेक्ट सजा का प्रावधान नहीं किया जाता है। पहले एक बार लोगों को आदत लगाया जाता है, धीरे 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 हो जाएगा तो 21 साल। अब एक बात बताइए, कोई लड़की 15-16 साल की है, उसकी शादी कर देंगे, उसको क्या समझ में आएगा? परिवार को क्या संभाल पाएगी वहां पर? अब अपने खुदे लड़की है, उन्हें बाल बच्चा उसका हो जाएगा, अब वही ससुराले के काम में लग जाएगी। नाश्ता बनाओ, झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ, ये सब में जो उसी में 21-22 साल है। एक तो भारत वालों को नहीं समझ में आता है, ये युवा अवस्था की अंतिम पीढ़ी समझ जाता है। 25 साल हुआ नहीं कि मैंने गरियाना चालू कर दे, उनका बेटिया का तो ब्याह नहीं लग रहा है। अरे वो नहीं कर रही होगी, पढ़ाई कर रही होगी, तुम कौन होता है रे बोलने वाला? नहीं समझा? गांव में देखिएगा ना, यहाँ पे लड़की लोग अगर आप लोग से कोई कहे कि उनकी बेटी की शादी नहीं लग रहा है तो कहिएगा कि उस लायक लड़का ही नहीं मिल रहा है। नहीं समझ में आया? डिप्लोमेटिक ऐसा बोलिए ना कि ना घोटल जाए ना थूकल जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए, आप वैसे लोगों से बचिए जो आपकी तारीफ करके आपको बिना मतलब खुश रखता है। देखिए, कुछ सच कड़वे लग सकते हैं, माँ बाप और शिक्षक का डांट थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन वो बाकी का आपको थोड़ा कठोर बनाना चाहता है। कोई अगर ज्यादा ही सब कहे तो क्या कहना है? लड़के नहीं मिल रहा है उस लायक आपके नजर में है तो बताइए, हम इंटरव्यू लेंगे। नहीं समझ में आएगा? सुने के दहल जा, गरीब भाई साहब, तो कौन लड़की है यहाँ पे? लड़के की योग्यता नहीं। अजब हाल है, 25 साल का हुआ, कोनो आके मैंने कोनो आके एगो रिश्ता देके बता के चल जाता है कोनो। नहीं समझ आया? अजब अजब टाइप का हो जाता है। कोनो आता है आप फ्री में सलाह देकर, ऐसा रिश्तेदार आता है सब कि उन रिश्तेदारों से इंसान सलाह लेके बियाह करने से अच्छा है कि घरे में कुंवारे बैठ जाए। कुछ कुछ रिश्तेदार होता है ऐसा, जानता है कि लड़का गड़बड़ है, उसी से करा देगा, जानबूझ के कि आपकी बेटिया का हमेशा के लिए जीवन खराब कर देगा। ऐसा होता है ऐसा बहुत बार। तो कुछ कुछ ऐसा कोनो आके सलाह दे देगा, सर जीवन में कुछ नहीं किया तो लड़का ठीक है। अरे तुम खुद ठीक नहीं है, तुम्हारे द्वारा खोजा हुआ लड़का कैसे ठीक हो सकता है? नहीं समझ में? अपने से सोच के देखिए, सपोज अगर हम अगर किसी लड़का को कहते हैं कि भाई ये लड़का ठीक है, इट मीन्स हम उसको स्टैंडर्ड देखें, क्योंकि हम बहुत बड़ी दुनिया देख रहे हैं। उस हिसाब से सोचो, तुम कुआं का मेढक है, गांव से बाहर कभी निकला नहीं, तुम्हारे नजर में कहता है कि लड़का ठीक है, तुम दुनिया कितना देखा है? नहीं समझ में आया? एक से एक रहता है सब। तो एक तो भारत में है ना कि 25 साल फिक्स कर दिया है यहाँ पे। समझ गया कि नहीं? ये एक बहुत बड़ी बाधा है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है 20 साल से 28 साल के बीच में, सबसे महत्वपूर्ण समय। क्योंकि 20 साल से पहले ना आप अभी सीख ही रहे होते हैं। समझा? ग्रेजुएशन और ये अलग बात है, आप अभी सीख रहे होते हैं। 20 के बाद धीरे धीरे घर वाले आपको क्या करते हैं? छूट देते हैं, फिर आप कुछ करना चाहते हैं। तो 20 से 28 आपके जीवन का सबसे स्वर्ण काल है। उस समय आप जो चाहे करना चाहे। वही समय लड़की सबका बियाह करा के झुंझुना देते थे। आप लोगों को यह हंसी लगता होगा, आपकी मां ने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय आपके परवरिश में खत्म कर दिया। अब देखिए, आपकी माता पिता मतलब अब आप लोग का ये एज है तो उस समय ब्याह शादी हुआ होगा 90 से सन 2000 के बीच वाला, वो समय में आपके माता पिता का शादी हुआ होगा। उस समय में और लड़कियों की शादियां पहले हो जाती थी, बोझ लगने लगती थी लड़की सबका। यहाँ पे खाना वाना बनाना सीख गई, घर वाले, मैं पढ़ाने लगा ना, छोड़ो ना, पहले ही पूछना चालू करते। घर के लोग तो लड़की सबसे केहू से पूछने लगता था। कोई पता चला सब्जी बेचने आया है, कोई लड़का अच्छा हो तो बोलिएगा, अरे यार उससे सब्जी खरीदो, भेजो उसको यहाँ पे, ओकरों से पूछने लगते हैं लोग। ये कोई बात है? लड़कियां बोझ थोड़ी है। और आप लोग भी पढ़ लिख के आगे बढ़िए ताकि माँ बाप को ऐसा ना लगे कि बोझ है यहाँ पे। होता है कभी कभी। तो ये लड़की सब में होता है, अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय बच्चे के परवरिश में दे देती है।
और लड़का अपने जीवन का बहुमूल्य समय अपने विकास पे लगाता है, तो लड़का आगे चला गया। और महिला जो होती है अपने बच्चे को बहुमूल्य समय लगा देती है, इसलिए उसका बाल बच्चा आगे चला जाता है। आप जहां तक पहुंचिएगा देखिएगा आपके पिता से ज्यादा आपके माता का योगदान होगा। पिता को फुर्सत कहाँ है, पिता को कहाँ फुर्सत, वो अपने में भुलाई रहते हैं। यहाँ पर उतना कौन के कितना फुर्सत रहता है पापा को यहाँ पर, नहीं जा। हमारे पापा कभी पूछते थे अभी किस क्लास में हो, मतलब सिलेबस गया भाड़ में, मतलब सीधे क्लास टू क्लास, नहीं समझाएगा। तो अब माँ बाप को ये सब, तो इसमें बच्चियों लड़कियों के लिए शादी की एज कितना रख दिया, 12 साल। अभी वर्तमान में कितना है, 21, वर्तमान में 21 साल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है किसी को दिक्कत। और लड़की लोगों को भी समझना चाहिए कि मेन रीजन क्या है कि लोग आपको नहीं पढ़ने देता है। ये एक वास्तविकता है कि समाज आपको पढ़ने नहीं देता है, लेकिन कभी गौर किए हैं कि आपको क्यों नहीं पढ़ने देता है? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। 2-4 गो लड़कियां पढ़ के गई सब ना, तो बिना मतलब कहती से मैं पढ़ी लिखी हूं। आप किसी लड़का के मुंह से ये शायद ही सुनिएगा कि कोई लड़का कहेगा मैं पढ़ा लिखा हूं, बोलबे नहीं करेगा। उसको पता है कि हाँ ओकरा से देर पढ़ल लिखल सड़क पे घूम रहा है, उसका हिम्मतें नहीं करेगा ये बतिया बोलने का। लेकिन लड़की लोग, आप लोग सुनिए, ऐसा बहुत बार सुनती होंगी, एक घर में 2 गो बहू है ना, एगो पढ़ी लिखी एगो नहीं पढ़ी लिखी, ताना देगी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं पढ़ी लिखी। कौन सी पढ़ी लिखी है रे, आओ तो ऑप्शनल सब्जेक्ट से एगो सवाल पूछते हैं, आओ बस। एगो हमारे मोहल्ला में ऐसे ही बार बार ताना देती थी, वो बेचारे हमसे आगे परेशान थे, बताइए हम तो परेशान हो। हम क्या कहती है, पढ़े लिखे हैं। हम पीजी में कौन सब्जेक्ट था, करिए हिस्ट्री। हम क्या आओ चाय पीने के लिए चाय ऑप्शनल में पीजी में कौन सा सब्जेक्ट था आपका? वो तो एक गो सब्जेक्ट होता है पीजी में। अब एगो तो कैसे लोग पीजी पास करते हैं आप सबको पता है गैस वगैरह से। 2-4 गो में बेचारी का बताइए नहीं पाई, बहाना बना के खाना बनाने चल गई। अभी हम जाएंगे ना तो वो पहले ही से बीमार पड़ जाएगी, कहीं तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं है, सब पढ़ा लिखल निकल जाता है। आप पढ़े लिखे हैं तो अपने पास रखिए ना। तो ये चीज को समझिएगा। गांव के लोगों को ऐसा लगता है कि लड़की को पढ़ा लिखा देंगे ना तो ये मतलब थोड़ा सा संस्कारें खत्म हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। देखिए आप मॉडर्न बनिए, वेस्टर्न नहीं, समझा ना, मॉडर्न बनिए, जितना मॉडर्न हो सकते हैं उतना मॉडर्न बनिए, वेस्टर्न नहीं बनिए। समझा रहा है कि नहीं आ गया? तो घर वाले वही लगता है यहाँ पे। और आपको वेस्टर्न वाले क्या करते हैं, वेस्टर्न बनाते हैं और कहते क्या है, मॉडर्न बना रहे हैं। तो ये सब थोड़ी गांव की रूढ़िवादी विचार है। यहाँ पे यहाँ से लड़की जाएगी सब तो घरे यहाँ कपार पे चश्मा लटका के चल जाएगी सब। ऐसा ऐसा कई गो रहती है सब, देखिएगा ना। हाँ, वो फाटल कपड़ा पहन के चल जाएगी गाँव में, तो गाँव वाला पढ़ाएगा नहीं। तो तुमको फाटल कपड़ा दिख रहा है, अपना करियर नहीं दिख रहा है। गांव में जाओ तो और एकदम सीधा उधा हो जा, कंबल ओढ़ ले बताइए पुरुषों के लिए आयु कितना निर्धारित किया गया, 25। देख रहे हैं मनुस्मृति का महिलाएं क्यों विरोध करती है, उसको 25 साल टाइम दिए, पढ़ाई लिखाई करे सक्सेस हो जाए। एकरा कितना पे कर दिए 12 साल। अलग अलग प्रकार के 8 प्रकार के विवाह की चर्चा थी, 8 प्रकार के विवाह के। इसी में एक विवाह था राक्षस विवाह। कौन सा विवाह? राक्षस। भाग के विवाह कर लेता था नहीं समझा? अब 8 प्रकार के विवाह को आपको जानने की जरूरत नहीं, बस संख्या जानने की, कितने विवाह की चर्चा, 8। और जो उसी में ना राक्षस वाला विवाह जो होता था वो भाग के कर देता। और देव विवाह में सब देख देख के पूरा कुंडली उंडली मिला के और मंत्र उंत्र पढ़ के एकदम अरेंज मैरिज बढ़िया से हो जाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राक्षस विवाह में आगे बढ़े। लव मैरिज में कोई जरूरी नहीं भाग की करना पड़ेगा तुम्हें, लव मैरिज करके दोनों सक्सेस हो जाओ, घर वाले रेडी हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, तुम बेरोजगार होके और इज्जत खोजता है रोजगार वाला। समझ में आ गया कि नहीं? बिसुकल गाय का दुधारू गाय इतना इज्जत नहीं होता है, नहीं समझे? एक बार सक्सेस हो जा फिर कोई दिक्कत नहीं, घर वाला कर देगा। जाति भी ऊपर नीचे रहेगी ना आगे पीछे तो भी एडजस्ट हो जाता है। दिक्कत ये है कि तुम रहता बेरोजगार है और सोचता है कि इस टाइप का तुम्हारा जॉब लग जाएगा ना। आप लोग तो क्या है ना, अभी जॉब से पहले वाली जिंदगी में, जिस दिन जॉब लग गया, सेटल हो गए, ट्रेनिंग खत्म हो गया ना, लड़का हो या लड़की, माँ बाप खुद कहेंगे कि देख बाबू बबनी अब उम्र हो गया, सब चीज हो गया, तुम्हारे नजर में कोई है तो ठीक है, नहीं तो बोलो हम लगाते। इतना तक होता है, बस एक बार सक्सेस हो जाएंगे तो। हाँ, भाग के बोले हैं हम विवाह करने को राक्षस विवाह कहते हैं।
हाँ वो अपने से पसंद कर लेते हैं। हाँ तुम पंडित जी है नहीं आगे बढ़ जाए तो आप लोगों को पहले क्या लेना है, जॉब, सेटल्ड हो जाइएगा। आपको हम कहते हैं ना, माँ बाप आपसे पक्का पूछेंगे, समझ में आ गया कि नहीं। अरे कई ठोका तो हम लोग बियाह शादी लगा दिए कि ए बबुआ तोरा बियाह, तू कह रहा है कि सर घर वाला कह रहा है कि शादी होता है बहुत बार ऐसे में। अब कोई अधिकारी बन गया, उसका टाइम में फुर्सत नहीं है यहाँ, हम लोग भी कह देते ठीक है सेटल हो जाओ। अब माँ बाप और शिक्षक क्या चाहेगा, आप अपने जीवन में खुश रहिए, अपने जहाँ रहना है खुश रहिए। आपके सफलता से हमारा खूब से खूब 1 किलो लड्डू मिठाई मिलने वाला, और ये बुढ़ौती में हम 1 किलो मिठाई खाएंगे, बस हम एगो खा लेते हैं कि हाँ हम इसको इतना पढ़ाए थे, कहियो का ना कहियो पिटबो किए होंगे, कबो बकलोल बोले होंगे, कुछ नहीं, बस एक तो खा लेते हैं आप। बाकी कौन चीज आपके सफलता से हमको मिलने वाला है, क्या मिलेगा। हाँ खुशी मिलेगी आप लोग की सफलता से, नहीं समझ में आया। बुढ़ापा में एकदम देखेंगे कि अच्छा ई जिला में 150-200 अपने अधिकारी है, सब कर्मचारी अधिकारी सब लेके, और उसके बाद बुढ़ौती में बैठेंगे तो देखेंगे अच्छा ये कौने बैच का था, 2023 बैच का था, बकलोलवात है आप। अब 2-4 साल बाद हम लोग थोड़े पढ़ा पाएंगे हम। आप नेक्स्ट क्लास कल समझेंगे, साउंड आवाज खत्म हो गया था, ठीक है।